इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी। जब इस बैंक रॉबरी का सभी लोगों को पता चला तो उनको अंदाजा हुआ कि बैंक रॉबरी में बहुत लोग शामिल होंगे और कई मास्टरमाइंड होंगे जिन्होंने इतनी शातिर तरीके से बैंक रॉबरी की प्लानिंग की। लेकिन बाद में पता चला कि वो सभी अनप्रोफेशनल थे और उससे पहले इन्होंने कोई चोरी नहीं की थी। इसके बावजूद उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी को अंजाम दिया जिसमें चुराई गई सामान की कीमत 100 करोड़ रुपए थी। तो आखिर क्या थी इस हैरत अंगेज बैंक रॉबरी की कहानी? लेट्स स्टार्ट दिस केस। 27 अक्टूबर 2014 मंडे का दिन था। हरियाणा के सोनीपत इलाके में एक मशहूर पंजाब नेशनल बैंक में सुबह 9:30 बजे जब बैंक खुलता है और फिर सभी स्टाफ मेंबर अंदर जाते हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम शुरू होता है और अब कस्टमर भी इस बैंक में जाना शुरू करते हैं। ये बैंक 1.5 दिन के बाद खुलता है क्योंकि सैटरडे को हाफ डे था और उसके अगले दिन संडे की छुट्टी, और मंडे के दिन ये बैंक खुला था। कुछ टाइम के बाद उस बैंक का मैनेजर बैंक में दाखिल होता है और इस बैंक में टोटल 350 लॉकर बॉक्स थे जिसमें कीमती सामान और कैश रखा हुआ था। तो उस बैंक का मैनेजर उस बैंक में जिस जगह पर लॉकर रूम था वहां जाता है और उस लॉकर रूम का गेट खोलता है। गेट खोलने के बाद जैसे ही वो अंदर जाता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उस रूम के अंदर जितने भी लॉकर बॉक्स थे उसमें कई लॉकर बॉक्स खुले हुए थे, ताला टूटा हुआ था और फर्श पर भी कई कागज बिखरे हुए थे और उस रूम के अंदर की हालत बिल्कुल सही नहीं थी। अब उसको भी अंदाजा हो चुका था कि इस बैंक में डाका पड़ चुका है और अब बैंक मैनेजर की भी हवा खराब हो जाती है। उस बैंक मैनेजर को भी बहुत कॉन्फिडेंस था कि इतने साल हो चुके हैं लेकिन कभी इस बैंक में रॉबरी नहीं हुई। लेकिन उसको भी नहीं पता था कि ना सिर्फ उस बैंक में रॉबरी होगी बल्कि वो रॉबरी इंडिया की सबसे बड़ी रॉबरी होगी जिसमें इतना सारा कीमती सामान चोरी हो चुका था। उसके बाद उस बैंक का मैनेजर बैंक के सभी स्टाफ मेंबर को इस घटना की सूचना देता है और उसके बाद बैंक का एक कर्मचारी तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, लेकिन उससे पहले जब बैंक का मैनेजर जब उस बैंक के लॉकर रूम में था तब उसने देखा कि इस लॉकर रूम में एक लॉकर के नीचे गड्ढा बना हुआ था। वो आगे चलकर जब उस गड्ढे को चेक करता है तो पता चलता है कि वहां पर किसी ने सुरंग ही बना रखी थी जिसमें एक शख्स उसमें घुस सकता था। थोड़ी देर में पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और लॉकर रूम के अंदर जगह जगह पर फिंगरप्रिंट चेक किए जाते हैं। उस बैंक में जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे उनको चेक किया गया और थोड़ी देर में गिनती स्टार्ट की जाती है और पता चलता है कि टोटल 86 लॉकर बॉक्स खुले हुए थे और उसके अंदर रखा सामान गायब। और इस लॉकर के बगल में एक स्टोर रूम भी था जिस स्टोर रूम के अंदर कई सारा कैश रखा हुआ था और उसमें लाखों रुपए मौजूद थे। लेकिन उसके डोर को खोलना बहुत ही मुश्किल था और उसके अंदर पैसे बिल्कुल सही सलामत रखे हुए थे, एक भी पैसा नहीं निकाला गया था। स्टार्टिंग में रॉबर्ट्स ने उन स्टोर रूम के दरवाजे को भी खोलने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकामयाब रहे और इसी वजह से बाद में इन्होंने सिर्फ लॉकर के अंदर के सामान को ही चोरी कर लिया। तो 350 में से 86 लॉकर खुले हुए थे जिनको खोलना बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि रॉबर्ट्स के पास उनकी चाबी तो थी नहीं और उनको वैसे ही तोड़ने की कोशिश की गई थी जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगा होगा और काफी मेहनत के बाद वो लॉकर्स खोल पाए होंगे और इस लॉकर में रखा कैश को चोरी किया गया होगा। उस बैंक में जितने लोगों का भी कीमती सामान उस लॉकर में रखा हुआ था, कई लोगों का कैश, कई लोगों की कीमती ज्वेलरी, सभी लोग उस बैंक में जाना शुरू करते हैं जिनकी जमा पूंजी उस बैंक में थी। सभी परेशान थे। बैंक स्टाफ मेंबर से भी बात की जाती है आखिर मामला है क्या। उसके बाद बैंक के कर्मचारी उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ सही होगा और उनके पैसे बैंक में सेफ है और उनको पैसे एक टाइम के बाद मिल जाएंगे। तो किसी तरह से बैंक के स्टाफ मेंबर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद बैंक के कर्मचारी अनुमान लगाते हैं कि कितने पैसों की चोरी की गई है। उस लॉकर रूम में 86 लॉकर खुले हुए थे तो पुलिस को भी स्टार्टिंग में अंदाजा हुआ कि लगभग 70 करोड़ से ज्यादा कीमत का सामान और कैश चोरी किया गया है और वहां पुलिस की टीम कई वक्त तक इन्वेस्टिगेशन करती रही। टाइम बीतता है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया गया कि वो जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करे क्योंकि उनको पता था कि जितना भी टाइम इस केस में बीतेगा उतना चोर को संभलने का और भागने का टाइम मिलेगा। उन पैसे को कैसे खर्च करना है वो इसकी भी प्लानिंग बना चुके होंगे। तो इस केस में आप बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम और एक्सपर्ट को लगाया गया और कोशिश की गई कि जल्द से जल्द उनको इस केस में अहम सबूत मिले और उनको चोर के ठिकाने का पता लग सके और फिर उनको अरेस्ट किया जा सके और उसके बाद जितना भी सोने के जेवर और कैश चुराया गया था उनको बरामद किया जा सके। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग था लेकिन फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार थे। उसके बाद उस स्टाफ मेंबर और उस बैंक में जिन भी लोगों का अकाउंट था सबसे पूछताछ की जाती है और इस बैंक में लॉकर रूम में जितने भी कीमती सामान और कैश चुराया गया था उनका जब अनुमान लगाया गया तो उसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए थी। बैंक में लॉकर बॉक्स में कीमती सामान रखवाने के लिए उस बैंक में अकाउंट होना जरूरी होता है और उस लॉकर की चाबी एक तो बैंक के पास होती है और एक कस्टमर के पास होती है और इन दोनों चाबी से ही उस लॉकर बॉक्स को खोला जा सकता है।
और कुछ बैंक में ऐसा होता है कि लॉकर में क्या सामान रखा हुआ है ये बैंक को पता नहीं होता और ना ही बैंक में कस्टमर को ऑन पेपर लिखकर देना होता है और उस लॉकर में रखे सामान की चोरी हो जाती है तो बैंक कभी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता और कस्टमर को उस कीमती सामान का हर्जाना नहीं दिया जाता। और ये आरबीआई की गाइडलाइन भी है, लेकिन गाइडलाइन रूल के हिसाब से जहां पर सारे लॉकर बॉक्स होते हैं उस लॉकर रूम में काफी हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए और उस रूम की दीवार और फर्श मजबूत होने चाहिए और हर लॉकर बॉक्स की चाबी और नंबर कोड होना जरूरी है। और दुनिया के सारे बैंक के लॉकर रूम में काफी हाई सिक्योरिटी होती है और वहां से लॉकर बॉक्स में से कैश और कीमती सामान चोरी करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस सोनीपत के इलाके में उस पंजाब नेशनल बैंक से चोरी की गई थी उस बैंक में इतनी हाई सिक्योरिटी नहीं थी और बहुत सारी लापरवाही वहां की सिक्योरिटी में की गई थी और उस लॉकर रूम में जो सीसीटीवी कैमरा था वो भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से पता ही नहीं चला कि कितने लोग उस रॉबरी में थे और कितने टाइम पर वो वहां से निकले। तो ये चोरी इतनी बड़ी चोरी थी और पुलिस को स्टार्टिंग में लगा कि कहीं बैंक का कोई स्टाफ मेंबर तो उस रॉबरी में शामिल नहीं है, क्योंकि जितनी शातिर तरीके से इतनी बड़ी चोरी का प्लान किया गया था तो बैंक स्टाफ के मेंबर ने बाकी लोगों को इस बैंक का रूट बताया हो और इस बैंक का स्टोर रूम कहां पर है और किस लॉकर बॉक्स में सबसे ज्यादा कैश और गोल्ड के जेवर रखे हुए हैं ये उसने पहले ही रॉबर्ट्स को बताया हो और बाद में जब चोरी कामयाब हो जाए तो वो भी चोरी किया गया कैश को रख ले। तो उसके बाद उस बैंक में जितने भी कर्मचारी काम करते थे उनसे काफी देर तक पूछताछ की जाती है, उनके घर की भी तलाशी ली जाती है, लेकिन उस घर में कोई एविडेंस नहीं मिलता। उसके बाद उस बैंक के मैनेजर से भी पूछताछ की जाती है। जिस दिन बैंक में रॉबरी हुई थी उससे पहले कोई बैंक का स्टाफ मेंबर छुट्टी पर तो नहीं था। पता चलता है कि जिस वक्त ये रॉबरी हुई थी उससे 2 दिन पहले ही एक बैंक का कर्मचारी कुछ दिन की छुट्टी पर था। अब पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि वो उस बैंक रॉबरी में शामिल हो, इसलिए पुलिस की टीम उसका एड्रेस पता लगाती है और उसके घर तक पहुंचती है। उसके बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि उसने जो छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट अप्लाई किया था वो इस वजह से किया था क्योंकि उसका हेल्थ सही नहीं था और किसी बीमारी के चलते उसको अस्पताल में एडमिट होना था और इसी वजह से उसने बैंक से कुछ दिन के लिए छुट्टी की रिक्वेस्ट की। उसके बाद उसने हॉस्पिटल के पुलिस को डॉक्यूमेंट भी दिखाए और पुलिस ने भी उस हॉस्पिटल की दवाइयों का बिल चेक किया, जिससे पुलिस को भी अंदाजा हो गया कि वो बैंक रॉबरी में शामिल नहीं है। उसने जो छुट्टी के लिए अप्लाई किया था उसमें कोई फॉल्ट नहीं है और वो बेगुनाह है। तो पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, लेकिन इस केस में स्टार्टिंग में पुलिस को कोई इतने एविडेंस मिलते ही नहीं है जिससे केस आगे बढ़े। जिस लॉकर रूम से ये चोरी की गई थी उस लॉकर रूम में जाकर जितने भी फिंगरप्रिंट ढूंढे जा सकते थे उन फिंगरप्रिंट्स को ढूंढा जाता है और लॉकर रूम में जो एक सुरंग बनाई हुई थी पुलिस की टीम डिसाइड करती है कि सुरंग में घुसकर चेक किया जाएगा कि सुरंग कितनी बड़ी है और कहां तक जा रही है। तो 2 पुलिस ऑफिसर टॉर्च लेकर उस सुरंग में पहुंचते हैं और टॉर्च को ऑन करके उस सुरंग से वो आगे बढ़ते रहते हैं। उस सुरंग की जो चौड़ाई थी वो लगभग 2.5 फीट थी और वो सुरंग 125 फीट लंबी थी। तो 2 पुलिस ऑफिसर टॉर्च की रोशनी में उस सुरंग से आगे बढ़ते रहते हैं। बढ़ते बढ़ते वो सुरंग एक जगह पे खत्म हो जाती है और वो दोनों जब उस सुरंग की दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं तो वो एक घर में पहुंचते हैं और वो घर उस बैंक लॉकर रूम से लगभग 100 कदम की दूरी पे था। उसके बाद पता चलता है कि वो घर लगभग 5 सालों से बंद पड़ा हुआ था और उस घर का मालिक किसी और शहर में रहता था और कभी घर में कोई रेंट पर लोग रहे भी नहीं थे और इतने टाइम तक वो घर बंद पड़ा हुआ था और कई टाइम से लोग उस घर में थे ही नहीं। इस वजह से पुलिस को अंदाजा हुआ कि रॉबर्ट्स को पहले पता होगा कि घर में कोई नहीं रहता, सालों से ये घर बंद पड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने इस घर का इस्तेमाल किया। उसके बाद पता लगाने की कोशिश की जाती है सालों पहले उस घर में लोग रहे थे तो कब रहे थे और उस घर का मालिक कौन है और इस घर के मालिक ने क्या इस घर को किसी और को बेचा था, क्योंकि हो सकता है कि जिस किसी को भी ये घर बेचा गया हो उसने ही बाद में बैंक रॉबरी की प्लानिंग की हो और वो बैंक रॉबरी में शामिल हो। तो कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही लेकिन हुआ कुछ नहीं। पुलिस को नहीं लगा कि कोई बैंक रॉबरी करने के लिए इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदे और पैसे खर्च करे और फिर इस बैंक रॉबरी की प्लानिंग करे जो कामयाब हो या ना हो पता नहीं। इसी दौरान ये खबर मीडिया में काफी चलाई जा रही थी और बहुत ही कम टाइम में काफी लोगों को हरियाणा की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी का पता चला। लोग हैरान थे और इस बैंक में जितने भी लोगों का कीमती सामान चोरी हुआ था वो लोग भी इस बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन करने लग गए, क्योंकि जिंदगी भर की जमा पूंजी उस बैंक में जो चोरी हो गई थी तो वो लोग डरे हुए थे कि कहीं इस केस में चुराया गया कीमती सामान कभी बरामद हो भी पाएगा या फिर नहीं। तो इतने टाइम तक लोग प्रदर्शन करते रहे और ये केस और भी ज्यादा पॉपुलर होता रहा और पूरे इंडिया में ये रॉबरी की न्यूज काफी फैल चुकी थी। तो इस केस की तहकीकात चलती रही और कई इन्वेस्टिगेशन टीम को इस केस में लगाया गया। कई सारे एक्सपर्ट जिनको उस बैंक के लॉकर रूम में भेजा गया और उन्होंने भी काफी कोशिश की कि कहीं से कोई इस केस में सुराग मिले, लेकिन 2 दिन बीत गए लेकिन इस केस में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हरियाणा के डीजीपी ये ऐलान करते हैं कि जो भी इस केस में पुलिस डिपार्टमेंट को जानकारी देगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।
और रॉबरी के केस में इतना बड़ा इनाम ये बहुत बड़ी बात थी, जिससे अंदाजा होता है कि ये केस उस टाइम कितना बड़ा था और कितने बड़े पैमाने पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई थी, जिसमें केस में इतना पैसा खर्च हो चुका था और इनाम भी 10 लाख रुपए का। लेकिन इसके बावजूद इस केस में कुछ हुआ नहीं। कई बार पुलिस डिपार्टमेंट को खबर दी गई, चोर के ठिकाने का पता चल गया, लेकिन वो सब खबर झूठी थी। पुलिस की टीम कई बार जिस जगह पर पहुंची वहां पर तो चोर थे ही नहीं। पुलिस ने इस एरिया में पहले जितने भी क्राइम हुए थे उन क्राइम की फाइल रिकॉर्ड को चेक किया और उन क्राइम में जो पहले जेल जा चुके थे और जो लोग छोटी मोटी चोरी करने के आरोप में भी जेल गए थे उन लोगों से दोबारा पूछताछ करने का डिसाइड किया गया। उसके बाद कई लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस को 3-4 लोगों पर शक होता भी है कि उन्हीं लोगों ने बैंक रॉबरी की है, लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये हो कि वो उस बैंक रॉबरी में शामिल थे। लेकिन पुलिस को लग रहा था उनमें से एक जब जेल के अंदर था तो उसने जेल के अंदर से ही बैंक रॉबरी की प्लानिंग बनाई। उसने जेल में ही डिसाइड कर लिया था कि जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो वो बहुत बड़ी बैंक रॉबरी को अंजाम देगा, जिसमें बहुत कम टाइम में उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाए और सालों तक फिर उसको दोबारा क्राइम ना करना पड़े। लेकिन जब उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था तो पुलिस उसे ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाई और उसे जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी। जिस इलाके में वो बैंक था उस इलाके में जो कई सारे लोग घर में रहते थे उनसे पूछताछ की गई। बहुत सारे मार्केट थे, उस मार्केट के ऑनर से पूछताछ की गई। वहां पर जो रोड पर फल फ्रूट बेचते थे लोग उनसे पूछताछ की गई। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी पता लगाने की कोशिश की गई कि उस टाइम कितनी कॉल की गई थी उस बैंक की तरफ से और उस बैंक में किन लोगों ने कॉल की थी। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद होता कुछ नहीं है। उसके बाद एक रात लगभग 10 बजे हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल आता है। एक पुलिस ऑफिसर उस कॉल को उठाता है। जिसने कॉल किया था उसको पता था कि ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट ने इस केस में 10 लाख रुपए की घोषणा कर रखी है। तो वो पुलिस ऑफिसर को बताता है कि हरियाणा की बैंक में जिन्होंने रॉबरी की थी वो उनको जानता है और वो लोग उस बैंक से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव में रहते हैं और अभी भी वो वहीं पर रुके हुए हैं। और वो उनका नाम बताता है और उनकी उम्र भी बताता है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि वो कहाँ से बात कर रहा है और उसको कैसे पता कि वो वहां पर रुके हुए हैं। लेकिन उससे पहले ही वो फोन को रख देता है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के लोग इस फोन कॉल को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि जो भी केस इस उम्मीद में होती थी कोशिश की जाती थी कि वो सफल हो। अब पुलिस की टीम तुरंत उस बैंक से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव था वहां के लिए निकलती है। वहां जाने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उनका नाम और उम्र वही थी जो फोन कॉल पर बताया गया था। अब उसके बाद ये केस इतना बड़ा था कि तुरंत उनको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और फिर उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। स्टार्टिंग में तो वो लोग मना करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो उस बैंक रॉबरी में शामिल थे। उसके बाद उनकी बताई हुई जगह के अकॉर्डिंग उसी गांव से एक खाली जगह पर गड्ढा खोदा जाता है, जहां पर लगभग 8 किलो के गोल्ड जेवर पुलिस को वहां पर मिलते हैं। और उनमें से एक शख्स के घर पर जब पुलिस ने तलाशी ली तो उसके घर से 1 लाख कैश पुलिस को मिले। लेकिन पुलिस को अंदाजा था कि इतनी बड़ी रॉबरी हुई है और इतना सारा कीमती सामान चोरी किया गया है, इसलिए और भी लोग इस रॉबरी में शामिल होंगे। इसलिए उन दोनों से दोबारा पूछताछ की जाती है और फिर पूछताछ करने के बाद 3 और लोगों का पता चलता है जिन्होंने ये बैंक रॉबरी की थी। पुलिस की टीम उनके ठिकाने तक पहुंचती है और उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिर इस रॉबरी की कहानी है क्या, किस तरीके से इस रॉबरी को अंजाम दिया गया था। उसके बाद पता चलता है कि इस रॉबरी का जो मास्टरमाइंड था वो था महिपाल, और महिपाल वही शख्स था जिसके घर से सुरंग बनाने का काम स्टार्ट किया गया था, जो घर पिछले 5 साल से बंद पड़ा हुआ था और वो उसी घर का मालिक था। तो इस केस में टोटल 4 लोग अरेस्ट हो चुके थे, लेकिन महिपाल को इस केस में अरेस्ट किया जाता उससे पहले ही पुलिस को पता चलता है कि महिपाल ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। किसी को ये पता ही नहीं कि आखिर उसने सुसाइड किया क्यों। क्या उसने डर से सुसाइड किया कि पुलिस को पता चल चुका है कि वो रॉबरी में शामिल था और फिर उसके परिवार वाले उसको कभी माफ नहीं करते, या फिर किसी और ने उसका मर्डर करवा दिया, क्योंकि पहले भी वो कई क्राइम्स कर चुका था और उसकी लाइफ में उसकी कई दुश्मन थे। तो इस केस में बाकी लोगों से पूछताछ की जाती है और फिर इस बैंक रॉबरी की कहानी लोगों को पता चलती है। महिपाल और उसका रिश्तेदार सतीश, ये दोनों पानीपत इलाके में प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। कुछ दिन तक उनका काम सही चलता रहा, लेकिन फिर एक टाइम के बाद उनको इस बिजनेस में नुकसान हो गया। कुछ लोगों से पैसे उन्होंने उधार भी ले रखे थे, वो भी टाइम पर नहीं चुकाए थे। उनकी जिंदगी में काफी पैसों की प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने प्लानिंग की कि आगे क्या किया जाए। काफी कोशिश की, लेकिन कोई प्लानिंग सक्सेस हुई नहीं। उसके बाद महिपाल एक प्लानिंग बनाता है। उसको पता था कि उसका एक घर जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, तो उस घर से कुछ ही दूरी पर एक बैंक है, तो क्यों ना उस बैंक में रॉबरी की जाए। और उसको पता था कि लोकल इलाके के उस बैंक में इतनी हाई सिक्योरिटी नहीं है, और अगर अच्छी तरह से प्लानिंग की जाए तो उनकी प्लानिंग कामयाब हो सकती है।
तो फिर ये दोनों बैंक रॉबरी की प्लानिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। अब लेकिन स्टार्टिंग में प्लान किया जाता है कि इस बैंक के अंदर दाखिल कैसे हुआ जाए। तो पहले तो वो सोचते हैं कि बैंक में छत के रास्ते से दाखिल होंगे, लेकिन इसमें किसी की नजर उन पर पड़ सकती थी और वो पकड़े जा सकते थे। उसके बाद कुछ टाइम तक सोचने के बाद महिपाल डिसाइड करता है कि वो सुरंग बनाकर उस बैंक में दाखिल होंगे। एक करेक्ट टाइम पर वो सुरंग बनाने का काम खत्म करेंगे और उसके बाद जो दिन उन्होंने डिसाइड किया था उसी दिन को सुरंग के जरिए उनको उस बैंक में दाखिल होना था। तो ऑलरेडी उनका अकाउंट उस बैंक में था, तो वो पहले उस बैंक में जा चुके थे, लेकिन बाद में कई बार वो दोबारा उस बैंक में गए और बाद में वो दोनों बैंक की रैकी करना स्टार्ट करते हैं। बैंक में लॉकर रूम कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी कितनी हाई है, कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और उस बैंक का पूरा रूट उन्होंने जानने की कोशिश की और इस बैंक से बाहर निकलने के और कितने रास्ते हैं ये भी इन्होंने पता किया। उसके बाद महिपाल का वो घर जो सालों से बंद पड़ा हुआ था, वहां पर रेंट पर भी लोग नहीं रहते थे। उसी घर में अब उनको सुरंग बनाने का काम स्टार्ट करना था, जो सुरंग उस बैंक की लॉकर रूम में पहुंचेगी। अब वो 3 लोगों को उस बैंक रॉबरी में और शामिल कर लेते हैं, जो उस बैंक से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में रहते थे। वो लोग गरीब परिवार में थे और जल्द से जल्द वो पैसा कमाना चाहते थे, और वो दोनों पहले भी कई छोटा मोटा क्राइम कर चुके थे और जिसके लिए वो पहले जेल भी जा चुके थे। लेकिन उनको पता था कि इस बार वो इस बैंक रॉबरी में शामिल होकर जो इतनी बड़ी रॉबरी को अंजाम देंगे वो एक बहुत बड़ी चोरी होगी, और अगर वो इस चोरी में कामयाब हो गए तो सालों तक फिर उनको पैसे कमाने की जरूरत नहीं होगी और आराम से उनकी जिंदगी बीतेगी। तो वो भी लालच में आ जाते हैं और इस बैंक रॉबरी में शामिल हो जाते हैं। अब उस घर से सुरंग बनाने का काम स्टार्ट किया जाता है। उस घर के बाहर जो रोड था उस पर दिन में काफी ट्रैफिक होता था और गाड़ियों की आवाज होती थी, तो उस घर के अंदर जो काम होता था उसकी भी आवाज दब जाती थी उस ट्रैफिक के शोर में। और काफी ध्यान रखा जाता था कि डेली उन्होंने जिस टाइम को डिसाइड कर रखा था कितने टाइम तक उनको सुरंग खोदने का काम स्टार्ट करना है और खत्म करना है। और उस घर से सुरंग बनाने के दौरान रास्ते में कई टेलीफोन के तार और पानी के पाइप थे, तो सुरंग बनाते टाइम इस बात का भी ध्यान रखा गया कि कोई तार ना टूटे और पानी के पाइप को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा हुआ तो लोग कंप्लेंट करेंगे और मैकेनिक वहां पर पहुंच जाएंगे और उनका प्लान चौपट हो सकता है। उनको पता लग सकता है कि वहां पर सुरंग बनाई जा रही है। तो सुरंग बनाने का काम बहुत अच्छे से उन्होंने किया और टाइम टाइम पर वो बैंक में जाकर भी चेक करते रहे कि वो जो सुरंग है वो उस लॉकर रूम में किस जगह पर पहुंचेगी। ये दिन की रोशनी में उस घर में जाते हैं और 3-4 घंटे तक सुरंग खोदने का काम करते रहे, लेकिन ये डेली कभी 2 या 2.5 फीट से ज्यादा गड्ढा नहीं खोदते थे, क्योंकि सुरंग खोदते टाइम जब बाद में जो मिट्टी वहां से निकलेगी तो इतनी ज्यादा मिट्टी अगर वो एक साथ घर के बाहर फेंकेंगे तो लोगों को शक हो जाएगा और ऐसे में उनका प्लान चौपट हो सकता है। तो लगभग 1.5 महीने तक सुरंग बनाने का काम चलता रहता है। सुरंग बनाते टाइम महिपाल उस घर में पहरा देता था कि अचानक कोई घर में दाखिल ना हो जाए, और एक का काम था मिट्टी को बाहर ठिकाने लगाना, और एक जब एक टाइम के बाद सुरंग खोदने के बाद थक जाता था तो दूसरा काम स्टार्ट करता था। उसके बाद वो दिन डिसाइड करते हैं कि बैंक के लॉकर रूम में किस दिन वो दाखिल होंगे। बैंक में सैटरडे को हाफ डे रहता था और सैटरडे के दिन 4 बजे वो बैंक बंद हो जाता था, और उसके अगले दिन संडे होगा और उसके अगले दिन मंडे को 9:30 बजे वो बैंक खुलना था। तो उनके पास टोटल 36 घंटे थे। उसके बाद वो सैटरडे का वेट करते हैं और उस दिन वहां पहुंचते हैं, तो कुछ देर तक वहीं उस इलाके में घूमते रहते हैं, और जब वो बैंक बंद हो जाता है तो फिर उसी दिन लगभग 11 बजे वो उस घर से सुरंग के जरिए उस बैंक के लॉकर रूम में दाखिल होते हैं। वो पहले से ही अपने साथ कुछ हथियार लाए थे। उसके बाद वो लॉकर रूम में रखे लॉकर बॉक्स को तोड़ना शुरू करते हैं। उन्होंने टोटल 86 लॉकर्स को तोड़ा। इसी दौरान वो स्ट्रॉन्ग रूम में जो कैश भी रखा हुआ था उस स्ट्रॉन्ग रूम के गेट को वो तोड़ नहीं पाए, लेकिन उस 86 लॉकर बॉक्स को जो उन्होंने तोड़े थे उसमें जो कैश और सोने का जेवर रखा हुआ था वहां से इकट्ठा करना वो शुरू करते हैं। उनको पता था कि सामान काफी ज्यादा होगा, काफी कीमत का होगा। वो ऑलरेडी अपने साथ जो बैग लाए थे वो सामान को उसमें रखना स्टार्ट करते हैं। लगभग 7 घंटे तक वो उस बैंक के लॉकर रूम में रहते हैं, लॉकर बॉक्स को तोड़ते हैं और उनमें से कीमती सामान इकट्ठा करते हैं, और अगले दिन संडे की दोपहर वो सारा कीमती सामान लेकर उस सुरंग के जरिए उस घर से बाहर निकलते हैं। और उसके बाद संडे के दिन जब रात हो जाती है तब उसी घर के बाहर प्लान के अकॉर्डिंग वहां पर व्हाइट कलर की गाड़ी रुकती है, और उसके बाद वो सारा लूट का सामान एक एक करके उस गाड़ी में रखते हैं और उसके बाद उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल लेते हैं। उस सुरंग में जब दोबारा जाकर चेक किया गया था तो उस घर से सुरंग के जरिए उस बैंक के लॉकर रूम तक पहुंचने में 57 सेकंड का टाइम लगा था, और वो सुरंग इतनी बड़ी नहीं थी और उस सुरंग में कई पाइपलाइन थी, इसलिए काफी सावधानी से उस सुरंग को बनाया गया था, क्योंकि उनको भी पता था कि उनकी एक गलती की वजह से वो जेल के अंदर जा सकते हैं। उन लोगों ने जब सुरंग बनाने का काम स्टार्ट किया था तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा, जब वो उस बैंक के लॉकर रूम में दाखिल हुए थे तो कभी भी उन्होंने मोबाइल फोन का यूज नहीं किया था, क्योंकि उनको पता था कि बाद में फोन की लोकेशन चेक हो सकती है और वो पकड़े जा सकते हैं। और इसी वजह से उन्होंने काम करने के दौरान उन 1.5 महीने में कभी वहां पर मोबाइल फोन का यूज नहीं किया। उसके बाद वो
कीमती सामान और कैश का बंटवारा करते हैं। अब क्योंकि ये जो प्लान था वो महिपाल का था और उसी के घर से सुरंग बनाने का काम स्टार्ट हुआ था, तो उसने उनको पहले ही बोला था कि जितनी भी कीमत का सामान लूटा जाएगा उसका 50% उसका होगा और बाकी का जो 50% होगा वो उन चारों में बांटा जाएगा। तो वो भी मान जाते हैं क्योंकि उनको भी पता था कि उन्होंने इस बैंक में जो रॉबरी की है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो फिर भी उनको बहुत ज्यादा ही पैसे मिलेंगे। तो कीमती सामान का बंटवारा करने के बाद वो सब अलग अलग इलाके में चले जाते हैं। उसके बाद इन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा उन लोगों ने जो कीमती सामान और कैश उस बैंक से चुराया था एक बार में ज्यादा खर्च ना करें और अलग अलग जगह पर ही उन सोने के जेवर को बेचा जाएगा और बहुत ही सोच समझकर उन पैसों को खर्च करना है, क्योंकि उनको पता था कि वो उस सोने के जेवर को दुकान में बेचने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बार हो चुका है कि पुलिस को पता चल जाता है कि उस सामान को कहां पर बेचने की कोशिश की गई है और पुलिस उनके ठिकाने तक पहुंच जाती है और उसके बाद एक गलती की वजह से क्रिमिनल जेल चले जाते हैं। और पहले भी कई बार रॉबरी के केस में हो चुका है जिसमें कई बार शॉप के ऑनर ने ही पुलिस डिपार्टमेंट को खबर दी कि चोर है कहां पर। अब ये न्यूज काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, हर अखबार के फ्रंट पेज पर ये न्यूज थी और हर टीवी न्यूज चैनल पर ये खबर लगातार चलाई जा रही थी कि आखिर कौन शातिर चोर है जिन्होंने इतनी बड़ी रॉबरी को अंजाम दिया था। तो उन 5 लोगों में से जो 2 लोग थे जो रॉबरी में शामिल थे, वो 2 लोग जिस गांव में रहते थे उनमें से एक की गलती की वजह से वो सभी लोग पकड़े जाते हैं। इस रॉबरी के 2 दिन बाद एक शख्स ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और वो जिस जगह पर था उस टाइम वहां पर कुछ लोग और मौजूद थे और इसी रॉबरी की चर्चा कर रहे थे और ये न्यूज ऑलरेडी काफी पॉपुलर थी और उसे शराब के नशे में होश नहीं था, ज्यादा कॉन्फिडेंस तो उसे पहले से ही था। तो वो शराब के नशे में बोलता है कि पुलिस की टीम ढूंढती रह जाएगी लेकिन हम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो वहीं पर खड़े दूसरे शख्स ने उसकी बात सुन ली और उसकी ये बात सुनने के बाद उसको अंदाजा हो गया कि वो रॉबरी जो कुछ ही दिन पहले हुई थी उस रॉबरी में वो शामिल था और फिर उसी ने बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करके कहा था कि उसको चोर के ठिकाने का पता है। और तब तक पुलिस डिपार्टमेंट ने 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था इस केस में, तो वो भी उसको पता था। और फिर बाद में पुलिस की टीम बैंक से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर उस गांव में पहुंची और उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। और जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तब उसे अंदाजा हो गया था कि पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है उस गांव में। उसने भी फिर गांव से भागने की कोशिश की लेकिन इससे पहले कि वो उस गांव से निकलता उससे पहले ही पुलिस उसके घर तक पहुंच गई और उसको अरेस्ट कर लिया। उसके परिवार वालों को जब पता चला कि इतनी बड़ी बैंक रॉबरी को उसने अंजाम दिया है तो वो भी हैरान रह गए क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वो कभी बैंक में इतनी बड़ी चोरी भी कर सकता है। इससे पहले तो उसने छोटी मोटी चोरी भी नहीं की थी और बैंक में इतनी बड़ी चोरी करना उनके लिए बहुत शॉकिंग था। तो इस केस में चोर की एक गलती की वजह से 3 दिन के बाद ही पुलिस उन लोगों तक पहुंच जाती है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद रॉबरी में चोरी किया गया कीमती सामान बरामद हो जाता है। अगर वो उस वक्त शराब के नशे में ना होता और उसने वो गलती ना की होती तो हो सकता है तो पुलिस की टीम को उन तक पहुंचने में न जाने और कितना टाइम लगता या फिर पुलिस कभी उन तक पहुंच भी पाती या नहीं और ना ही वो कीमती सामान बरामद हो पाता। क्योंकि उन सभी चोरों की प्लानिंग काफी अच्छी थी इसलिए स्टार्टिंग में पुलिस को समझ ही नहीं आया कि आखिर किस तरह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए और कोई सुराग नहीं था इस केस में। पहले भी रॉबरी के बहुत सारे केस हो चुके हैं जिसमें फोन की लोकेशन का पता करके कि पहले कब और कितने टाइम तक फोन एक्टिव था उससे भी चोर के ठिकाने का पता चल जाता था। लेकिन उन्होंने रॉबरी की प्लानिंग करते वक्त फोन का भी यूज नहीं किया था, भले ही इन्होंने इससे पहले कोई रॉबरी ना की हो लेकिन फिर भी उनको पता था कि इतनी बड़ी रॉबरी की प्लानिंग कैसे की जाती है और उनको एक परफेक्ट बैंक रॉबरी की प्लानिंग पता थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो गलती ना करें जो आमतौर पर क्रिमिनल प्लानिंग करते वक्त करते हैं और रॉबरी करने के बाद वो जो एक गलती की वजह से जेल चले जाते हैं। तो रॉबरी करने के बाद चुराया गया वो कैश कैसे खर्च करना है इस बात का भी ध्यान रखा गया। लेकिन उनके लिए अफसोस की बात ये थी कि रॉबरी करने के 3 दिन के बाद ही उन लोगों में से एक की गलती की वजह से सभी पकड़े जाते हैं। इस केस में 5 लोगों ने जो रॉबरी को अंजाम दिया था उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और ना ही इससे पहले उन्होंने कोई बैंक रॉबरी की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक परफेक्ट प्लानिंग की, एक परफेक्ट जगह से उन्होंने सुरंग खोदने का काम स्टार्ट किया और हर बात का ध्यान रखा कि प्लानिंग के दौरान कुछ गड़बड़ ना हो जाए और इस मकसद में वो सक्सेस भी हुए। लेकिन उनमें से एक की गलती की वजह से चोरी करने के बाद जो उनका प्लान था कि वो लाइफ में अब कभी चोरी नहीं करेंगे और सालों तक उन पैसे को खर्च करेंगे और ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, वो नहीं हो पाया। और हरियाणा की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी होने के बाद 3 दिन के बाद ये केस सॉल्व हो गया और पुलिस चोरों तक पहुंच गई और उनको अरेस्ट कर लिया गया। इस केस में महिपाल ने तो ऑलरेडी सुसाइड कर लिया था, लेकिन उन 4 लोगों का केस जब कोर्ट में चला तो उन चारों को इस केस में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी और कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया कि वो लगातार 4 सालों तक जेल में रहेंगे और उसी के बाद उनको पैरोल दी जाएगी। लेकिन उनको लगातार 4 सालों तक जेल में रहना पड़ेगा और उसके बाद इनको परमिशन दी जाएगी कि वो कुछ दिन के लिए जेल से बाहर चले जाएं। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।